नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल खन्ना क्लासेस पर। और हम अभी पढ़ रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय के। वही हमारे प्रश्न उत्तर सीरीज़ का 8वीं वीडियो क्लास है। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है अंतर्राष्ट्रीय या विदेशी व्यापार, जो कि नया सिलेबस है उसमें अध्याय 3 में आता है। और हमारा जो पुराना सिलेबस था उसमें अध्याय 4 में ये सब टॉपिक ये कवर होता है। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है कि जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करें सबसे पहले, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको कहीं कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स हमको लिखकर बता सकते हैं, हम और सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारा उद्देश्य यही है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए और वो परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सकें। चलिए पढ़ते हैं आज की अपनी क्लास। देखो बच्चों, आज की वीडियो क्लास का टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय या विदेशी व्यापार। तो पहले वही प्रश्न है कि विदेशी या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या तात्पर्य है। तो बच्चों देखो, आज कोई भी देश पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं है। आत्मनिर्भर मीन्स मतलब ये होता है कि ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसको दूसरे देशों से कुछ चीज़ें मंगानी या भेजनी ना पड़े। ठीक है। इस कारण अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे देशों से वस्तुओं को कोई देश खरीदता है या बदले में अपने देश के वस्तुओं को बेचता है। वस्तुओं के खरीदने और बेचने या आदान प्रदान की क्रिया को व्यापार कहा जाता है। दो या अधिक देशों के बीच होने वाली इस व्यापार को विदेशी या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए पढ़ते हैं अपना दूसरा प्रश्न। भारत में प्रमुख आयात का विवरण दीजिए। तो बच्चों, आयात और निर्यात दो शब्द हैं। जैसे ये आयात शब्द है, निर्यात शब्द है। आयात मीन्स होता है आने वाली वस्तुएं जो हम विदेशों से अपने देश में मंगाते हैं। निर्यात माने होता है भेजने वाली वस्तुएं जो हम विदेशों को भेजते हैं। ठीक है, आपको आयात और निर्यात का मतलब समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न कंप्लीट करते हैं कि भारत में प्रमुख आयात का विवरण दीजिए। भारत एक विकासशील देश है जहां सदैव विभिन्न आवश्यकताएं रहती हैं जिसकी पूर्ति उसे आयात के द्वारा होती है। भारत द्वारा विदेशों से आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में विद्युत उपकरण, रसायन उर्वरक, लौह धातुएं, मशीनरी उपकरण, तांबा, टिन, लौह इस्पात, लुगदी, अखबारी कागज, पेट्रोलियम पदार्थ, चावल, गेहूं, रसायन, औषधियाँ, मोटर, जूट आदि विभिन्न वस्तुएं हैं। तो इन वस्तुओं का क्या करते हैं, हम आयात करते हैं। क्यों? भारत एक विकासशील देश है और जब विकास जहाँ होता है वहाँ बहुत सी वस्तुओं की आवश्यकता रहती है। तो हमारे देश में वो वस्तुएं उपलब्ध नहीं है या कम मात्रा में उपलब्ध हैं, तो हम विदेशों से उन वस्तुओं को मंगाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं आयात। ठीक है, जो हमने वस्तुएं आयात की हैं। अगला प्रश्न है कि भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुएं। तो देखो, स्वतंत्रता के पश्चात भारतवर्ष में तकनीकी का काफ़ी विकास संभव हो गया था, जिससे उत्पादन भी ज़्यादा हुआ और उत्पादित माल को विदेशों के विकसित व विकासशील देशों के बाजार में खपाया जाता है। विदेशी व्यापार की इस प्रक्रिया को निर्यात कहा जाता है। भारत की प्रमुख निर्यात की अन्य वस्तुएं हैं कृषि उपकरण, खनिज वनोपज, वस्त्र, काजू, तंबाकू, चमड़ा, खालें, वनस्पति, इंजीनियरिंग, रेल इंजन उपकरण, हस्तशिल्प आदि। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है कि विदेशी व्यापार का आर्थिक विकास में योगदान बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन। देखिए, इसमें दो प्रश्न हैं। एक तो अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार हम कर रहे हैं उसको प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन देना है। दूसरा प्रश्न, एक प्रश्न ये है कि विदेशी व्यापार का आर्थिक विकास में योगदान बताना है, यानी कि जो किसी भी देश का आर्थिक विकास है उसमें विदेशी व्यापार का क्या योगदान है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले कारक। तो हम एक एक करके दोनों प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि आर्थिक विकास में योगदान क्या है। तो विदेशी व्यापार का आर्थिक विकास में योगदान निम्नलिखित है। इसमें पहला पॉइंट है कि इससे देश स्वावलंबी
बन जाते हैं। जो वस्तु देश में उपलब्ध नहीं होती उसे विदेशी व्यापार द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि इससे औद्योगिकरण को बल मिलता है। कच्चे माल और शक्ति के साधनों की आपूर्ति विदेशी व्यापार से संभव हो जाती है। तीसरा पॉइंट है, इससे कृषि की प्रबल संभावनाएं निर्मित होती हैं। चौथा पॉइंट है कि इससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। पांचवा पॉइंट है कि इससे उद्योग और कृषि में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है छठवां, के व्यापार से बाजार में वस्तुओं की विविधता देखने को मिलती है। सातवां, इससे मूल्य वृद्धि नियंत्रित होती है। श्रम विभाजन को भी बढ़ावा मिलता है, जो कि आर्थिक विकास का परिचायक है। अब मैं इन प्रश्नों को आपको समझाता हूँ। देखो, विदेशी व्यापार से क्या होता है कि हमको जो चीज़ें आवश्यकता है, ज़रूरत है, वो हम विदेशों से मंगा सकते हैं। दूसरे पॉइंट में कहा गया है कि औद्योगिकरण को बल मिलता है, यानी कि हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बढ़ जाता है। अगर हम इंडस्ट्री लगा भी लेते हैं तो हमें, जैसे हम इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, अब हमको सामान, अगर कच्चे माल की आपूर्ति की व्यवस्था न होने की वजह से हम इंडस्ट्री नहीं लगा पाते, लेकिन अगर ये व्यवस्था हो जाती है कि हम विदेश से सामान मंगा सकते हैं कच्चा माल, तो इंडस्ट्री लगा सकते हैं। तो इसलिए इस वजह से विदेशों से हम सामान मंगा सकते हैं कच्चा माल, तो इंडस्ट्री ज़्यादा लगने लगी, तो औद्योगिकरण का विकास हुआ। अब जब औद्योगिकरण का विकास हुआ तो कुछ चीज़ें तो देश की भी आवश्यक पड़ेंगी, तो इससे क्या हुआ, कृषि विकास की प्रबल संभावना हुई, कृषि का विकास हुआ। अब विदेशी व्यापार हुआ तो हमें विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती, क्योंकि हम बाहर सामान भेजेंगे, वहाँ से डॉलर में पैसा आएगा। पांचवा होता है कि इससे उद्योग और कृषि विकास में रोजगार के अवसर मिले, तो हमें कृषि विकास भी होगा और रोजगार भी मिलेगा। और व्यापार से बाजार में वस्तुओं की विविधता देखने को मिलती है। व्यापार से क्या होता है, बाजार में बहुत सी वस्तुएं मिलती हैं और इससे मूल्य वृद्धि भी नियंत्रित होती है। अब देखिए, कारक देखते हैं हम, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला है स्थिति। जो देश संसार के व्यापारिक मार्गों पर स्थित होते हैं उनकी व्यापारिक उन्नति शीघ्र होती है, ये हम भी जानते हैं। हाईवे के किनारे अगर कोई इंडस्ट्री है, कोई जो देश है, जो व्यापारिक मार्ग बने हुए हैं उन पे कोई देश है, तो वहाँ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ज़्यादा होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, कटा फटा तट। जिन देशों को समुद्र तट कटा फटा होता है वहाँ उन्नत बंदरगाह विकसित होता है और लोग साहसी और अच्छे नाविक होते हैं। कोई तट है, कटा फटा है, तो वहाँ जाके नाव आराम से लग जाती है। तीसरा है आर्थिक विकास। एक कारक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले। आर्थिक विकास, सभी देशों की आर्थिक स्थिति समान नहीं होती। जो देश आर्थिक प्रगति में आगे हैं उनका व्यापार अधिक उन्नत होता है। चौथा, जनसंख्या की भिन्नता। अधिक जनसंख्या वाले देशों में मांग अधिक रहती है और कम जनसंख्या वाले देशों में लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होता है और वस्तुओं की मांग अधिक होती है। ये कुछ कारक थे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले, जैसे स्थिति, कटाफटा, आर्थिक विकास, जनसंख्या की भिन्नता। चलिए अब आगे और पढ़ते हैं। भारत के विदेशी व्यापार की विशेषताएं। भारत के विदेशी व्यापार की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला तो ये है कि घरेलू बाजार में वस्तुओं का उचित वितरण व तत्पश्चात विभिन्न देशों से आयात निर्यात व्यापारिक संबंध बनाना। ठीक है। यानी जो हमारा घरेलू बाजार है वहाँ क्या जो वस्तुएं आ गई हैं उनका उचित तरह से हम बंटवारा कर दें, वितरण कर दें, फिर तत्पश्चात और देश हैं जिनसे आयात निर्यात करके हम अपने संबंध बनाते हैं। दूसरा पॉइंट है यथासंभव आयात की जाने वाली वस्तुओं को देश में ही उत्पादन को प्रोत्साहन देना। दूसरा पॉइंट ये होता है कि जो चीज़ हमने आज तो हमने बाहर से वस्तुएं मंगा ली, आयात कर ली, लेकिन हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम उन वस्तुओं को भी अपने यहाँ बनाने लगें, उनका उत्पादन भी होने लगे। ये हमारी विशेषता होती है। तीसरा, सरकारी नीति लागू कर विदेश व्यापार की कर प्रणाली को सरल बनाना। ठीक है। चौथा, विदेशी व्यापार की तालिका बनाकर जनता के समक्ष अवलोकन करना। यानी कि हम ये तालिका बनाएं कि किस देश से हमने क्या क्या वस्तुएं मंगाई, फिर जनता से पूछें हम फीडबैक कि कौन सी वस्तुएं अच्छी रहीं, कौन सी वस्तुएं बेकार रहीं। तो जो अच्छी वस्तुएं रही होंगी हम उन देशों से विदेशी व्यापार करेंगे, जहाँ का फीडबैक हमको ख़राब मिलेगा वहाँ का हम व्यापार नहीं करेंगे। अगला और आखिरी प्रश्न है कि भारत में
निर्यात संवर्धन के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। अब देखिए निर्यात संवर्धन क्या है, पहले तो ये समझने वाली बात है। ठीक है, तो यह वह प्रक्रिया है जिसमें निर्यात वृद्धि के लिए पुराने निर्यातकर्ताओं को तथा नवीन व्यक्तियों को निर्यात में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यानी कि हमारे देश का विकास कब ज़्यादा होगा, जब हम वस्तुएं अपने देश से बना के बाहर भेजेंगे। तो निर्यात संवर्धन वही है कि निर्यात को बढ़ावा देना, यानी कि जो पुराने जो कंपनी हैं, पुराने निर्यातकर्ता हैं, वो उनको तो हमको प्रोत्साहन करना ही करना है कि आप और बेचते रहिए, लेकिन हमें नए व्यक्तियों को भी निर्यात में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहित करना है कि आप भी सामान बनाइए और बाहर बेचिए विदेशों में। ठीक है, हमको निर्यात बढ़ाना है। और निर्यात संबंध के प्रयास क्या क्या हुए, देखिए बताते हैं। पहला, विभिन्न संगठनों की स्थापना की हमने। ये संगठनों का काम यही है कि निर्यात ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। जैसे भारत सरकार ने निर्यात के लिए नए बाज़ार खोलने, घरेलू माल को विदेशों में प्रचार करने और निर्यातकों को सुविधा देने के लिए विदेशी व्यापार संस्थान बनाए। आयात निर्यात सलाहकार परिषद, राजकीय व्यापार निगम, निर्यात संवर्धन परिषद, सूती वस्त्र निगम, जूट निगम, निर्यात आयात बैंक की स्थापना की। दूसरा सरकार ने कदम उठाया, व्यापार विकास संस्थान। निर्यात संवर्धन के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न संस्थाओं में समन्वय स्थापित कर आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु व्यापार विकास संस्था की स्थापना की। व्यापार विकास संस्था क्या करती है कि बहुत सारी फैक्ट्रियां, इंडस्ट्री हैं, अपना अपना निर्यात करती हैं, लेकिन वो उन सब संस्थाओं में आपस में समन्वय बनाते हैं कि आपने क्या भेजा, कितना भेजा, इस तरह से। तीसरा सरकार का प्रयास था कि राजकीय व्यापार निगम भी सरकार ने बनाया। 1956 में स्थापित इस निगम को स्थापित करने का उद्देश्य था निर्यात का विविधीकरण करना, विद्यमान बाजारों का विस्तार करना, निर्यातकों को प्रोत्साहन देना तथा आयातित वस्तुओं के वितरण की व्यवस्था करना। राजकीय व्यापार निगम का यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात को बढ़ावा देना है और जो वस्तुएं बाहर से आ रही हैं उनको समान वितरण करना देश में। ठीक है, चौथा आखिरी पॉइंट है ग्रीन कार्ड। सरकार ने निर्यात तेजी से बढ़ाने के उद्देश्य से 100% निर्यात करने वाली संस्थाओं को ग्रीन कार्ड जारी किया, जो उत्पादन से विपणन तक की सभी मामलों में ग्रीन कार्ड धारक संस्था को उच्च प्राथमिकता प्रदान करता है। यानी कि ग्रीन कार्ड जिस कंपनी के पास होगा तो उससे सरकार को रियायतें मिलती हैं, और ग्रीन कार्ड सरकार उन्हीं को इशू करती है, उन्हीं कंपनियों को देती है जो अपना 100% निर्यात करते हैं। यानी उन्हें जितना भी प्रोडक्ट वो यहाँ अपने देश में बना रहे हैं वो सीधा विदेशों को भेज रहे हैं, जिससे कि उसके बदले वहाँ से विदेशी मुद्रा आ रही है। तो बच्चों, भारत में निर्यात संवर्धन क्या है आप समझ गए होंगे। निर्यात को बढ़ावा देना, उनके 4 जो प्रयास थे सरकार के, उन पर भी हमने बात की। तो इस तरह से आपके ये प्रश्नोत्तर का 8 नंबर का वीडियो क्लास समाप्त हुई। और अब आपको पुनः बुक, जो हमारी किताब है, पाठ्य पुस्तक है, बुक है, हम बुक से आपको अब फिर पढ़ना चालू करने वाले हैं। तो मेरा विचार होता है आप बुक से भी पढ़ें, प्रश्नोत्तर तो आपको समझ में आएंगे। बुक में ही मैं बहुत कुछ समझा देता हूँ, और कहीं आपको कमी लगती है तो आप बेझिझक कमेंट्स करके हमको लिख सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आपसे हमें फीडबैक मिलना बहुत ज़रूरी है, और आपका सहयोग भी बहुत ज़रूरी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें। ठीक है, तो हमारा ये उद्देश्य पूरा हो कि बच्चों तक मुफ्त में शिक्षा पहुँचे। चलिए, हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।